हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एक राजनीतिक विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में ना। चीनी एक दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, जो अपने आप को यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कोई ईश्वर का अवतार या पैगंबर नहीं मानता। बस एक यहाँ पर जो है समाज सुधारक के रूप में अपने आप को जानने की बात करता है कि मैं एक समाज सुधारक हूँ, ना कि कोई पैगंबर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि धार्मिक गुरु। वो नहीं हूँ, एक दार्शनिक हूँ जो समाज को सुधार के लिए कार्य करता हूँ। तो हम कन्फ्यूशियस के विचार पढ़ते हैं, जो चीनी दार्शनिक है। इसके साथ ही आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कोर्स प्राइस आपको बता दिया गया था स्टार्टिंग में भी 2999, और जो अभी आपको ऑफर में अवेलेबल होगा यहाँ पर 2000 प्लस जीएसटी। इसमें एक कोर्स की प्राइस में आपको जो है 3 कोर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक अच्छी सी टेगलाइन के साथ। आज की कड़ी मेहनत कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। तो आज जो आप नींव मेहनत कर रहे हैं, वो कल आपकी जो है यहाँ पर क्या करेगी, भविष्य को बनाएगी। तो लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इन्हीं वाक्यों के साथ हम हमारी लाइन या हमारे जो दार्शनिक है उसके विचार पढ़ना शुरू करते हैं ना। चलिए कन्फ्यूशियस के बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, चीनी दार्शनिक इसलिए शब्दावली जो हम लोग यूज करेंगे वो चीनी जो शब्दावली वो आएगी आपको मंडारिन भाषा में। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इनका मूल नाम अगर देखें तो वो है कुंगफुत्सु। तो इनका मूल नाम क्या है, कुंगफुत्सु, है ना, जिसको आप कन्फ्यूशियस कहते हैं। इनका जन्म 551 ईसा पूर्व में एक चीन का राज्य है लू राज्य, वहां पर हुआ था। ये वसंत और शरद ऋतु काल के संक्रमण और झगड़ते राज्यों के काल के साक्षी थे। तो वसंत और शरद ऋतु जो है, मतलब वसंत से शरद आ रहा था, राज्य आपस में झगड़ रहे थे, उस समय में इनका जो है जन्म होता है। इसके अलावा बात करें तो ये पूर्वी चाव राजवंश की केंद्रीय सत्ता इस समय पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। मतलब उस समय चीन में चाव राजवंश जो था वो पूरी तरह खत्म हो रहा था। चीन में यहाँ पर जो है गृह युद्ध चल रहा था, मतलब जनता विद्रोह कर रही थी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन हो रहा था ऐसे में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, कन्फ्यूशियस कोई पैगंबर या धर्मगुरु नहीं है, वे खुद को एक जो है पुनर्स्थापक माने रिस्टोर मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कोई अपने आप को धर्मगुरु पैगंबर नहीं कह रहे, अपने आप को एक समाज सुधारक, समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्ति कह रहे हैं। उनका कहना भी यही कि मैं नए सिद्धांतों का निर्माता नहीं हूं, बल्कि केवल अतीत की परंपराओं को प्रसारित करने वाला एक समाज सुधारक कह सकते हैं आप, ट्रांसमीटर। चलिए आगे हम लोग कहानी देखते हैं, इनकी पुस्तकों की बात करते हैं। तो इनकी पुस्तकों का जो यहाँ पर हम लोग बात करें तो इनके दर्शन का प्रमुख आधार 9 ग्रंथ है। तो ये 9 प्रमुख ग्रंथ है जिनसे इनकी फिलोसफी डेवलप हुई है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली पुस्तक का नाम है आई चिंग। अब ये चीनी भाषा में है तो आपको पढ़ना तो उसी भाषा में पड़ेगा भाई, आई चिंग है तो क्या करें। तो आई चिंग नाम की पुस्तक है और ये बदलाव की किताब कहलाती है। इसमें 305 लोकगीत, स्तुतियां व नैतिक भावनाएं जो है जगाती है ये। ठीक है, शीजिंग, शीजिंग कविताओं का ग्रंथ है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बदलाव की किताब कौन सी है, कविताओं का ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी याद रखना। प्राचीन चीनी राजाओं के भाषण व ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक है शांगशु, शांगशु क्या है, इतिहास का ग्रंथ है। एक है लीजी, जो सिद्धांत व मर्यादा की पुस्तक है ना। तो लीजी क्या है वो याद रखना है आपको, सिद्धांत व मर्यादा की पुस्तक। एक है चिंक्यू या चोंक्यू, वो वसंत और शरद ऋतु का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद 4 और बुक्स कौन कौन सी है, 4 मुख्य दर्शन में हम लोग बात करें। पहला है एनालिटिक्स, ये लून व्यू कहलाता है चीनी भाषा में। एक है मेंसिस, और इसको मेंजिजी भी बोलते हैं, द ग्रेट लर्निंग और डॉक्ट्रिन ऑफ द मेन, ये इन्होंने बताई है। तो ये 9 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे उनकी फिलोसफी डेवलप होती है, वो आपको याद रखना है। जिसमें से 5 क्लासिक कहलाती है और देन 4 जो है बुक कहलाती है। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, याद रखिएगा। आईचिंग, शीजिंग, शोंगशु, लीजी, चोंगक्यू। और द एनालिटिक्स एक पुस्तक में, मेंसिस, द ग्रेट लर्निंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द मेन, ये 9 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। अब इन्होंने यहाँ पर 5 महान गुणों की चर्चा की है। ये 5 महान गुण कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने मानव समाज और राजनीति को मजबूत बनाने के लिए 5 जो है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सद्गुण जिसको आप बोलते हैं, वर्चू जिसको आप कहते हैं, 5 कॉन्स्टेंट वर्चू का प्रतिपादन किया कि भाई व्यक्ति को अच्छा या नैतिक बनाने के लिए, राज्य को अच्छा बनाने के लिए 5 वर्चू का पालन करना चाहिए।
कौन से 5 वर्चू है? पहला है रेन। रेन, रेन का मतलब क्या है? रेन का मतलब आपको मानवता, परोपकार और सार्वभौमिक प्रेम ये दिखाना, मतलब सबके प्रति मानवता का भाव रखना, परोपकार की भाव रखना और यूनिवर्सल प्रेम, सर्व मानव मात्र से प्रेम करना, इसी को हम लोग कहते हैं रेन। और इसका अगर हम बात करें शासन में, इसका मतलब है दयालु शासन। तो राज व्यवस्था में इसका क्या मतलब निकलता है? राजा ऐसा हो जो दयालु प्रकृति का हो, सबके साथ समान व्यवहार करे। एक है ली। ली का मतलब क्या है? सोशल जो एटिकेट्स है, शिष्टाचार है, धार्मिक अनुष्ठान और मर्यादा, इसको यहाँ पर नाम दिया है ली। और ये रेन को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम है। तो यह रेन को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम है ली। तो आप यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं मानवता, परोपकार या सार्वभौमिक प्रेम, ये किसके माध्यम से सुनिश्चित होगा? सामाजिक शिष्टाचार, धार्मिक अनुष्ठान और मर्यादा से। फिर एक बताया ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है न्यायपरायणता और कर्तव्य निष्ठा, माने सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के केवल वही करना जो नैतिक रूप से सही है, इसको बोला गया ई। ठीक है। जी, जी का मतलब क्या? प्रज्ञा और विवेक, माने सही गलत का अंतर करना सीखना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, जी कहलाता है। और एक कहलाता है शीन। शीन का मतलब सत्यनिष्ठा, निष्ठा और आपसी विश्वास। तो राजा और प्रजा के बीच विश्वास का जो आधार है वो शीन है। तो व्यक्ति के अंदर 5 गुण होने चाहिए, या सोसाइटी में या समाज में या राज्य में 5 गुण होने चाहिए, रेन, ली, यी, जी, शीन। ठीक है। यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पदों का सुधार, इसको हम लोगों ने नाम दिया झेंगमेंग। राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत देते हैं वो एक यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं? समाज में अराजकता का मूल कारण क्या है? लोग अपनी वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं के प्रति वफादार नहीं है। माने समाज में अराजकता जब आती है जब लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करते। आपको जो ड्यूटीज दी गई है, जो जवाबदेहिता दी गई है, वो अगर आप सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा ये कि यहाँ पर जो है अराजकता होगी, सब व्यक्ति अपनी मनमर्जी करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे। इससे पूरा समाज या नाम जो पद है या जो काम है आपके, वो विकृत हो चुके थे। यहाँ एक राजनीतिक परिभाषा है, जब लू के राजा, लू एक राज्य जो बताया गया था, जिंग ने सरकार के बारे में पूछा तो कन्फ्यूशियस ने कहा सरकार तब है जब राजा राजा हो, मंत्री मंत्री हो, पिता पिता हो, पुत्र पुत्र हो। तो जब लू का जो राजा था, लू राज्य का राजा, उसने सरकार के बारे में पूछा कन्फ्यूशियस, तो उसने क्या आंसर दिया? सरकार तब तक सरकार है जब राजा राजा बन के रहे, मंत्री मंत्री बन के रहे, पिता पिता और पुत्र पुत्र, माने सब अपने कर्तव्य अच्छे से निभाते रहे, तब तक ही सरकार है ना। अदरवाइज फिर पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे तब तक ही सारे काम व्यवस्थित होंगे। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि यदि कोई राजा राजा की तरह व्यवहार नहीं करे, यदि वो अत्याचारी हो जाए, तो वो नाम मात्र का रहेगा। पद और आचरण में समानता होनी चाहिए। ठीक है। ये सिद्धांत केवल भाषाई सुधार नहीं, एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक राजनीतिक सिद्धांत है जो समाज में हेरारकी और व्यवस्था स्थापित कर सकता है। माने जिस पद पर आप बैठे हुए हैं उससे जुड़े काम आपको उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के काम करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। अगला, 5 सामाजिक संबंध कौन से हैं? 5 सामाजिक संबंध को नाम देते हैं वुलन, वुलुन बोलते हैं, और एक पितृभक्ति की बात करते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने राज्य को कोई माना कि कृत्रिम संस्था नहीं है, राज्य कोई जो है आर्टिफिशियल नहीं है, व्यक्ति के द्वारा बनाई गई नहीं है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोग पढ़ते थे कि भाई आपस में लोगों ने सामाजिक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। ये कहते हैं राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं, मानव ने निर्माण नहीं किया राज्य का। कैसे बना? बल्कि वह परिवार का ही विस्तारित रूप है, परिवार का ही बड़ा रूप क्या है? राज्य। उन्होंने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 संबंध बताए। 5 संबंध कौन कौन से बताए? जैसे शासक और प्रजा का संबंध। तो शासक प्रजा का अच्छा संबंध होना चाहिए अगर समाज को अच्छे से चलाना है। शासक दयालु हो, प्रजा वफादार हो। पिता पुत्र का संबंध भी अच्छा हो, पिता संरक्षण दे, पुत्र आज्ञाकारी हो। इसको नाम दिया है शाव, मतलब पितृभक्ति की बात की। पति पत्नी के संबंध की बात करते हैं, वो पति देखभाल करे और पत्नी समर्पित रहे। फिर एक और बताते हैं बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई मार्गदर्शक और छोटा भाई सम्मान करे। मित्र मित्र का संबंध क्या है? ये एकमात्र संबंध है जो समानता पर आधारित है, बाकी सर में हेरारकी होती है। भाई शासक सुपीरियर रहेगा, प्रजा उसके नीचे रहेगी, तो यहाँ हेरारकी है, शासक ऊपर प्रजा नीचे। ऐसे पिता पुत्र में, अब पिता हेरारकी में ऊपर रहेंगे, पुत्र नीचे। पति पत्नी में ऐसा मान लिया कि पति ऊपर पत्नी नीचे, है ना। हेरारकी में आपको पत्नी जो है वो यहाँ पर जो है पति की इच्छा के अनुसार ही काम करेंगी। बड़ा भाई छोटा भाई, तो बड़ा भाई जो हेरारकी में ऊपर आ रहा है, छोटा भाई नीचे आ रहा है।
ऐसे मित्र मित्र में नहीं होता, मित्र मित्र में तो सब में समानता का भाव रहता है, मित्र में कोई ऊपर या ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, 5 संबंध बताए, इसको पालन करना। फिर यहाँ पर एक आदर्श पुरुष बनाम शौर्य, मतलब एक उनके जो आदर्श व्यक्ति की बात करें उसको बोलते हैं वो जुंजी। तो जुंजी उनका आदर्श पुरुष है, और एक यहाँ पर जो है वो उसके विपरीत जो व्यक्ति आदर्श पुरुष के वो है शौर्यन और योग्यता तंत्र। तो वो हर व्यक्ति से कहते हैं कि हमें जुंजी बनना चाहिए। जुंजी मतलब एक आदर्श पुरुष। तो जुंजी कैसे बनेंगे, तो इसका मतलब ये था, पहले इसका मतलब निकलता था राजा के बेटे को जुंजी कहा जाता था, लेकिन कन्फ्यूशियस ने इसे नैतिक रूप से रूपांतरित कर नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति माने, ऐसा व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों का पालन करता है, कुछ गलत नहीं करता है, एक आदर्शात्मक व्यक्ति जो है उसको बोला गया जुंजी। और ये जुंजी ऐसे नहीं बनता, जन्म से नहीं बनता, ये बनता है आत्म साधना से। एक विपरीत होता है शा और एन, इसका मतलब क्या, ये जुंजी का विपरीत है, ये शूद्र या ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं जुंजी। का विपरीत व्यक्ति है शौर्य। तो दो, आपको बनना क्या है, जुंजी बनना है और शौर्य का विरोध करना है। फिर योग्यता आधारित नौकरशाही की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो अधिकारी वर्ग होना चाहिए वो योग्यता आधारित हो। माने संरक्षक नौकरशाही एक आपने पढ़ी होगी, उसमें कहा गया था कि राजा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को बना सकता है, जो उसके हितों की बात करे ऐसे व्यक्ति को बना सकता है। पर राजा को ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी बड़ाई या अच्छाई कौन कर रहा है, उसको अधिकारी नहीं बनाना है। अधिकारी किसको बनाना है, जो योग्य हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम होती है, एग्जाम में जो क्रैक कर लेता है उसको नौकरी मिलती है, तो ये योग्यता आधारित नौकरशाही है। तो कन्फ्यूशियस प्रथम विचारक है जिन्होंने वंशानुगत राजशाही के भीतर मेधा तंत्र का समर्थन किया। उन्होंने कि प्रशासनिक पद एक वर्ग विशेष के लोगों को या जो सरकार की तारीफ करे उनको देने के बजाय जुंजी को मिलना चाहिए। जुंजी मतलब जो योग्य व्यक्ति हो, जो परीक्षा और चरित्र से श्रेष्ठ हो। यही आगे जाकर चीनी सिविल सेवा परीक्षा का आधार बना। स्वर्ग का जनादेश, इसको नाम दिया उन्होंने तियान मिंग, और विद्रोह का अधिकार। तो ये शासक की वेदता का सिद्धांत है, माने राजा को लीगलिटी कब मिलती है, तो ये कहते हैं राजा को शासन करने का अधिकार किसी देवी या वंशानुगत शक्ति से नहीं मिला। माने कोई व्यक्ति शासन कर रहा है तो ये कोई देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, या फिर कोई वंशानुगत व्यवस्था नहीं कि राजा के बाद राजा का बेटा ही मतलब जो है शासक बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ सीधा सा कोई व्यक्ति राज कर रहा है, राजा बना है, तो उसको स्वर्ग से आदेश मिला, जनादेश उसका जो है मैंडेट ऑफ हेवन, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया, स्वर्ग के जनादेश से मिलता है। अब शर्त यह है कि स्वर्ग का जनादेश हर किसी को मिलेगा नहीं, उसी राजा को प्राप्त होगा जो सदाचारी हो और पब्लिक के मतलब जो उसकी प्रजा जो है उसके बारे में सोचे और नैतिक रूप से रेन का पालन करता हो। तो राजा वह व्यक्ति बनता है जो मतलब एक तरह से रेन का पालन करता है, सदाचारी हो और अपनी प्रजा का ध्यान रखता हो, उसी को ये स्वर्ग का मैंडेट मिलता है। फिर यहाँ पर अगर कोई राजा अत्याचारी हो जाए, अनैतिक हो, भ्रष्ट हो, तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। तो कोई राजा अगर अत्याचारी हो जाए, अनैतिक हो, भ्रष्ट हो, तो ये माना जाता है कि उसने जो मैंडेट ऑफ हेवन था, स्वर्ग का जो जनादेश था, वो खो दिया। अब जनता उसके खिलाफ विद्रोह करके राजा को हटा सकती। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेगा, बहुत सी बार यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि क्या कन्फ्यूशियस निरंकुश राजशाही का समर्थन करता है, तो नहीं। वो सिर्फ यहाँ पर जो है पूरी तरह से राजा को नैतिक मोरल बनाने की बात करते हैं कि राजा जो है जनता के कल्याण को करता रहे और मोरलिटी को पालन करे। फिर यहाँ पर क्रमबद्ध प्रेम का सिद्धांत देते हैं, वो क्या है ये, और इसका मतलब वर्सेस वो बताते हैं सार्वभौमिक प्रेम। तो कन्फ्यूशियस का कहना क्या है, प्रेम और कर्तव्य की शुरुआत हमेशा केंद्र से होती है, माने सेंटर से शुरू होता है। व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर परिवार से प्रेम करना सीखना चाहिए, माता पिता से, फिर अपने परिवार, उसके बाद पड़ोसी और अंत में पूरे राज्य से प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम जो है वो आपको अपने सेंटर से शुरू करना पड़ेगा, जहां आप रह रहे हैं, माने माता पिता, फिर उसके बाद परिवार, फिर आगे अन्य चीजों से। ठीक है, इसी को ही नाम देते हैं यहाँ पर वो ग्रेडेड लव, माने क्रमबद्ध प्रेम। इसमें मोरलिटी जो है एक नेचुरल हिरार्की है, तो ये सबको नेचुरल हिरार्की का जो है पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति मोजी और कन्फ्यूशियस, उसके बीच के वैचारिक जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसके बारे में बहुत बार यूपीएससी में यूजीसी नेट में पूछा गया। कन्फ्यूशियस कहते हैं परिवार के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य पहले है, माने राज्य के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारियां है ही है, पर राज्य से पहले आता है परिवार। परिवार के पहले आपकी ड्यूटीज जो पहले वो निभानी चाहिए। वही मोजी नाम का व्यक्ति कहता है, वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर वो सिद्धांत देते हैं जान ई। जान ई का मतलब क्या है, जान ई का मतलब यह है कि जिसके अनुसार अपने परिवार और अजनबी के परिवार में कोई भेद नहीं होना चाहिए।
माने इसका सीधा सा मतलब है परिवार जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, देश प्रायोरिटी है और हमारे लिए सभी व्यक्ति समान है। अपने परिवार के साथ भी वैसे ही व्यवहार करना है और दूसरों के परिवार के साथ भी वैसे ही सेम व्यवहार करना है। फिर यहाँ पर एक सिद्धांत और आता है दातोंग, माने महान एकता का। ये कन्फ्यूशियस का आइडियल स्टेट है, इसको यूटोपिया भी बोला गया है। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक है बुक ऑफ राइट्स के अंतर्गत कन्फ्यूशियस ने एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है, जिसे वो देते हैं दतांग या दातुंग नाम या ग्रेट यूनिटी बोलते हैं। तो वो एक आइडियल स्टेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं वो क्या, यहाँ पर महान एकता या दातुंग। क्या होगा ऐसा राज्य, एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां दुनिया किसी एक परिवार की बपोती नहीं होगी। माने एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां कोई एक परिवार की व्यक्ति देश नहीं चलाएंगे, बल्कि पूरे समाज की साझी संपत्ति होगी। तो दुनिया किसी एक परिवार की मतलब जो है बपोती मतलब एक तरह से मोनोपोली नहीं होगी, पूरे समाज की साझी संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी होगी। लोग केवल अपने परिवार से ही प्यार नहीं करते, बल्कि समाज के सभी बुजुर्गों और बच्चों की सामूहिक देखभाल करते हैं। इसको नाम दिया गया दातोंग। तो ऐसा राज्य वो बनाना चाह रहे हैं जहां कुछ लोगों का शासन ना हो, सब लोग मिलकर शासन करें, उसको बोला गया दातोंग। और ये विचार पश्चिमी जो राजनीतिक विचार है कि प्लेटो, उसके साम्यवाद और थॉमस मूर का जो यूटोपिया है उसके जैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सामाजिक विकास के 3 चरण बनते हैं, मतलब ये कहते हैं कि समाज का विकास एकदम से नहीं होता, उसके कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इनका कहना है कोई भी समाज अराजकता से ऊपर उठकर सीधे दातुंग नहीं बन जाता, माने आदर्श राज्य नहीं बन जाता, आदर्श समाज नहीं बन जाता। उसको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। माने कोई समाज में हिंसा हो रही तो सीधा ऐसा नहीं होगा कि हिंसा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, एकदम से खत्म होगी, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्या, पहला है अराजक या अशांत चरण। इसमें क्या होगा, जहां राजनीतिक अस्थिरता, नैतिक पतन व निरंतर युद्ध होते हैं, जैसा कि कन्फ्यूशियस ने अपने जीवन काल में देखा। तो पहला चरण है अराजक या अशांत चरण, जहां बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, मॉरल जो है डिकी हो जाएगा और निरंतर युद्ध होंगे। फिर दूसरा होगा समृद्धि या उभरता चरण, जहाँ कानून व्यवस्था धीरे धीरे आने लगेगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, समाज में मोरलिटी आने लगेगी, क्या आएगा। और फिर तीसरा चरण आएगा जहाँ ये सुप्रीम व्यवस्था है, जिसी को दातों कहा गया, इसी को दातों कहा उन्होंने, जहाँ लोग जो हायरार्की से ऊपर उठकर आपसी सम्मान और सार्वभौमिक भलाई के लिए जिएंगे। ठीक है, इसको नाम दिया दातों। शासन कला के 3 व्यवहारिक स्तंभ। तो शासन कला के 3 व्यवहारिक स्तंभ की बात करते हैं, भोजन, सेना और विश्वास। तो वो कहते हैं शासन जो है वो 3 चीजों पर टिका होता है, 3 अनिवार्य स्तंभ बताया उन्होंने। एनालिटिक्स के अध्याय 12 में उन्होंने उनके शिष्य जो था कुंग, उसने सरकार के आवश्यक तत्वों के बारे में कन्फ्यूशियस से पूछा कि भाई सरकार के आवश्यक तत्व कौन से होंगे, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होंगे। तो उन्होंने कहा 3 पिलर पे सरकार टिकी होगी। पहला क्या, इसको नाम दिया है सफिशियंसी ऑफ फूड, सुशिखा। मीन्स क्या, जनता के लिए पर्याप्त भोजन और आर्थिक समृद्धि होगी। दूसरा होगा सफिशियंसी ऑफ मिलिट्री, सुबिंग, राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना होगी। और तीसरा होगा ट्रस्ट ऑफ द पीपल, मेनशेन, शासक में जनता का पूर्ण विश्वास। मतलब 3 चीजों पे राज्य टिका होता है, एक तो पर्याप्त भोजन व्यवस्था हो और आर्थिक समृद्धि हो, पर्याप्त सैन्य शक्ति हो और एक मेनशेन हो। जब शिष्य ने पूछा कि संकट के समय यदि किसी एक चीज को छोड़ना हो तो किसको छोड़े, फिर मान लो ये तीनों चीजें एक साथ अवेलेबल नहीं, एक को छोड़ना है तो किसको छोड़े। तो उन्होंने कहा पहले आपको जो छोड़ना है वो सेना को छोड़ना है, पहले मतलब दूसरा वाले को छोड़ना, फिर ये वाला, और फिर लास्ट में मतलब ये वाला तो कभी छोड़ना ही नहीं है। ये जो मेनशीन है, मतलब जनता का जो ट्रस्ट है राजा पर, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के ट्रस्ट पे ही टिकी होती है, पास कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, अब कन्फ्यूशियस की संपूर्ण आलोचना और अन्य जो मतलब जो है संप्रदाय है उससे तुलना करते हैं। तो कन्फ्यूशियस की जो 3 अन्य चीनी जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर संप्रदाय है, उन्होंने आलोचना की है। कौन से, ध्यान से सुनना। एक है लीगलिज्म या विधिवादी संप्रदाय। तो चीन में एक संप्रदाय चलता था विधिवादी, और ये इसके जो प्रवर्तक है वो हान फेतुस है। वो क्या कहते हैं, कन्फ्यूशियस का नैतिक हृदय परिवर्तन का जो विचार है वो व्यवहारिक नहीं है। मैंने कन्फ्यूशियस का जो हृदय परिवर्तन का विचार है वो संभव नहीं है। मानव मूल रूप से स्वार्थी है। वो जो है व्यवस्था में, समाज में व्यवस्था उपदेशों से नहीं आती बल्कि कानूनों से आती है, लिखित कानूनों और कठोर दंड से आती है।
कोई भी समाज में व्यवस्था सिर्फ बोलने मात्र से नहीं आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति नैतिक नहीं है, वो स्वार्थी अपना सोचता है। ऐसे में व्यवस्था लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कानून और दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा। कानून बनाओ, दंड की व्यवस्था रखो, तब लोग अपने जो है समाज में व्यवस्था बना के रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। एक है ताओवाद और दाओवाद, इसको लाओसे और जुआंगजी जो है उन्होंने शुरू किया था। कन्फ्यूशियस के नियम, सामाजिक अनुष्ठान और कृत्रिम श्रेणियां समाज को और अधिक विकृत करती है। तो ये क्या कहता है संप्रदाय, ये कहता है कन्फ्यूशियस के जो नियम है या सामाजिक अनुष्ठान जिसको ली बोलते हैं, और कृत्रिम जो हायरार्की है वो क्या है, समाज को और ज्यादा डिस्टर्ब करती है। वे वू वे का मतलब क्या है, आकर्मण्यता या सहज क्रिया का समर्थन करते हैं। प्रकृति के नियमों के साथ बहना ही वास्तविक शांति है। तो मतलब आप कुछ मत करिए, प्रकृतिवादी हो जाइए, भाग्यवादी, जो हो रहा है वो ऐसा होने दीजिए, तभी जाके समाज में शांति आएगी। एक है पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण, इसके दर्शन में क्या कहा गया, महिलाओं को गौण स्थान दिया गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्फ्यूशियस में के जो दर्शन है उसमें महिलाओं को सेकेंडरी रोल दिया गया है, पुरुषों के वर्चस्व को बात की गई है, जिस कारण आधुनिक युग में उनकी क्या हो रही है, आलोचना। अब इनके कथन देखिए, जो पूछा जाता है, वह काम दूसरों के साथ ना करे जो अपने लिए पसंद नहीं करते, इसी को गोल्डन रूल कहते हैं। यदि आप स्वयं सीधे हैं तो आदेश दिए बिना भी काम हो जाएगा, यदि आप सीधे नहीं है तो आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। बिना सोचे समझे पढ़ना व्यर्थ है, बिना बिना पढ़े सोचना खतरनाक है। अब यहाँ पर ये देखिए सबसे अच्छा आपके लिए जो भी सार्थक है, बिना सोचे समझे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो व्यर्थ है। पढ़ाई करने से पहले पूरी प्लानिंग करिए, विचार करके पढ़ाई शुरू करिए। दूसरा, बिना पढ़े सोचना भी खतरनाक है, तो पहले पढ़िए फिर सोचिए। हम लोग क्या करते हैं, आधे अधूरे जानकारी से हम लोग चीजों के बारे में बता देते हैं। तो पहले आप पढ़िए फिर अपने विचार रखिए। अगला बताते हैं, उत्कृष्ट व्यक्ति न्याय को समझता है, और जो शुद्र उत्कृष्ट व्यक्ति यहाँ पर कौन है, ठीक है, तो उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए जुंजी शब्द यूज करते थे वो, और शुद्र व्यक्ति लाभ को समझता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन में पदों के सुधार माने जेंग मिंग के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, राजा की सैन्य शक्ति को बढ़ाना। सेकंड, समाज में हर व्यक्ति के आचरण को उसके पद और कर्तव्यों के अनुरूप बनाना। सी, लिखित कानून व कठोर कठोर दंडों को लागू करना। या डी, लोकतांत्रिक चुनावों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर रहेगा बी, समाज में हर व्यक्ति के आचरण को उसके पद व कर्तव्य के अनुरूप बनाना। तो कन्फ्यूशियस का जो जेंग मिंग सिद्धांत है वो कहता है, सामाजिक व्यवस्था तब लौटती है जब हर व्यक्ति अपने पद के अनुसार काम करता है। राजा राजा बने, मंत्री मंत्री बने, पिता पिता बने, पुत्र पुत्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के अनुसार शासन कला के 3 व्यवहारिक स्तंभों में से संकट के समय किस तत्व का त्याग नहीं करना चाहिए। याद करो, आपको 3 तत्व बनाए थे, शासन के 3 पिलर थे। उन्होंने एक तत्व ऐसा बताया था जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपको बताना कौन सा। पहला पिलर बताया था भोजन और आर्थिक समृद्धि, दूसरा सैन्य सुरक्षा व हथियार, तीसरा शासन में जनता का विश्वास, और चौथा सीमा का क्षेत्रीय विस्तार। तो ये चौथा तो है ही नहीं, 3 ही पिलर बताए उन्होंने, इन तीनों में से एक बताना है। तो इसका आंसर रहेगा विश्वास। जनता का विश्वास कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगला, मोजी द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत ने कन्फ्यूशियस के किस विचार की तीखी आलोचना की। मोजी का आपने विचार देखा था कि सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसकी आलोचना हुई है वो आपको बताना है। योग्यता आधारित सिविल सेवा परीक्षा, परिवार केंद्रित क्रमबद्ध प्रेम का सिद्धांत, स्वर्ग का जनादेश सिद्धांत, या शासक की नैतिक श्रेष्ठता का विचार। तो इसका रहेगा परिवार केंद्रित क्रमबद्ध प्रेम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस द्वारा प्रतिपादित आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था दातुंग को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में किसके समतुल्य माना जाता है। तो आपको बताना है, कन्फ्यूशियस द्वारा जो आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बताई गई है, आदर्श राज्य की बात की, दातुंग, तो किसके समतुल्य माना जाता है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में। अरस्तु का व्यवहारिक राज्य, प्लेटो का साम्यवाद, या थॉमस मोर का यूटोपिया, थॉमस होब्स का लेवियथन, या जॉन लॉक का सीमित शासन। तो आंसर रहेगा प्लेटो का साम्यवाद या थॉमस मोर का यूटोपिया। अगला प्रश्न, कन्फ्यूशियस के अनुसार स्वर्ग का जो जनादेश है ये शासक को कब मिलता है, किस शर्त पर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, ऑन व्हाट कंडीशन डज अ रूलर रिटेन द मैंडेट ऑफ हेवन। ऑप्शंस है, जब तक शासक के पास शक्तिशाली और बड़ी सेना हो। दूसरा, जब तक वह केवल कुलीन परिवार में पैदा हुआ हो।
या जब तक वह सदाचारी हो, प्रजा की आर्थिक व नैतिक भलाई सुनिश्चित करता हो, या जब तक वह किसी विदेशी राज्य पर आक्रमण ना करे। तो इसका आंसर रहेगा सी, जब तक वह सदाचारी हो, प्रजा की आर्थिक व नैतिक भलाई सुनिश्चित करता हो। ठीक है, तो ये आपका जो था यहाँ पर कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो है छोटा मतलब जो है, मतलब इनके ज्यादा विचार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। छोटा हम लोग बात कर सकते हैं, दार्शनिक विचार में हम लोग ज्यादा इनके पढ़ते नहीं है, तो छोटा दार्शनिक है ना, छोटे मतलब थोड़े समय में हो गया है ये। और आप लोगों को जानकारी है ही सही कि ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, एपी की, चाहे किसी भी स्टेट का सेट हो, यूजीसी नेट या फिर यूपीएपी की बात कर ले, एमपीपीएससी की बात कर ले, या अदर कोई स्टेट, सबकी क्लासेस हमने शुरू कर चुके हैं। और अगर आपको इस कोर्स को लेना है तो ये कोर्स अभी आपको 15 अगस्त वाले ऑफर में मिल जाएगा 2000 प्लस जीएसटी। तभी आपको ये अवेलेबल होगा 2000 प्लस जीएसटी, मैंने 1999 प्लस जीएसटी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशन, ऑल सब्जेक्ट्स, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने। ठीक है, तो देर ना करें, जल्दी से जुड़िएगा। सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो बच्चे जरूर इसको लाइव देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।